कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिक्षिता साइंस पॉइंट आपके लिए क्लास 6, 7, 8 में साइंस सब्जेक्ट की वीडियोस लेकर आता है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, और जैसा कि आज हमारे 6th क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करे आज हम अपना चैप्टर देखेंगे, वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। ओके, ऑलरेडी हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 हमारे हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक की सारी वीडियोस को आप पार्ट वाइज देखने पाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स में से नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज आप पहले चैप्टर 1 से लेके आप उन कॉपी के अंदर नोट्स बनाना चालू करिए। क्यों? क्योंकि आपके कई हम देखते हैं कई स्कूल्स में हाफ ईयरली के अंदर वो चैप्टर्स रिपीट होते हैं। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। ओके, बॉडी मूवमेंट यानी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मैंने अपना हाथ उठाया तो ये क्या हो रहा है, मेरा बॉडी का एक पार्ट मूव कर रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है, हमारी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी किस प्रकार से मूव करती है, कि किन पार्ट्स की मदद से कैसा मूव करती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में आपने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को यूज में लिया। जैसे हाथ है, हैंड के द्वारा आपने बाइट अपने माउथ में रखा, फिर आपने उसको च्युइंग किया तो आपके टीथ उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, है ना। इस तरह से अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपकी आईज उसमें हेल्प कर रही है, आपने बुक के द्वारा उस बुक को उठाया है। इस तरह आप कहीं जा रहे हैं तो आपके अपने लेग्स की मदद से आप कहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरी बॉडी के मूवमेंट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स काम में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि हमारा जैसा कि चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉडी क्या है। अब आप कहेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं बॉडी क्या है तो आप कहेंगे शरीर। ये तो आपने हिंदी मीनिंग बता दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे, आप एक शरीर को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कुछ डेफिनेशंस लेकर आई हूँ जो कि आपकी ऐसा चैप्टर में तो नहीं है लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी क्या होता है, The whole physical structure that forms a person or animal, यानी जितना पूरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर, पूरा एक शारीरिक संरचना जो बनती है, ठीक है, जो एक पूरा उसका रूप बनता है उसको अपन बोलते हैं शरीर। ओके, केवल एक आईज, केवल एक नोज, केवल एक हैंड से पूरा शरीर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा शारीरिक है ना, हमारा ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो पूरी मिलकर जो एक रूप बनाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड वर्ड आप देख रहे हैं मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है जैसे कि अपन आम भाषा में बोल सकते हैं हिलना डुलना, मूव कर रहे हैं, है ना। तो इस मूवमेंट को भी आप कैसे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए भी मैंने लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजिशन ऑफ अ बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी की पोजिशन चेंज हो रही है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यूं हिला तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई, फिर पोजीशन चेंज हो गई। अब मैं राइट की ओर बेंड होंगी तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, आगे की तरफ बेंड होंगी तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, बॉडी पार्ट और द बॉडी इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक बॉडी जो है एक जगह से जो दूसरी जगह तक जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या बिना मूव करे आप आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, है ना। अभी मैं आपके सामने अगर खड़ी हूँ और अगर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ी होके बिल्कुल कुछ भी ऐसे न लिफ्टिंग करूँ ना कुछ, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी, नहीं। तो मेरा अपना पूरा एक बॉडी का या फिर किसी बॉडी पार्ट का पोजीशन चेंज होना उसको अपन क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। आई होप आपको मैंने दोनों वर्ड्स के अलग अलग डिफाइन करके आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि बॉडी मूवमेंट क्या होता है। ओके बच्चों, अब जैसे कि आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, 2 टेबल्स है, उनमें से हम एक टेबल कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि कुछ एनिमल्स के नाम है यहाँ पे और उनका कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है, बॉडी पार्ट, और उसके मतलब कौन से बॉडी पार्ट से वो कैसे मूव कर सकता है, वो यहाँ पे टेबल है। थोड़ा सा ये चीज मुझे इम्पोर्टेंट ज्यादा लगी इसलिए मैंने टेबल यहाँ पे बनाई है। जैसे कि काऊ है, काऊ जो है एक जगह से दूसरी जगह तक अगर उसको मूव करना है तो किसकी कौन से बॉडी पार्ट की मदद से करेगी,
legs। और कैसे मूव करेगी? वॉक करके, यानी चल के वो मूव कर पाएगी। इफ इट इज ह्यूमन है, अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो किन बॉडी पार्ट्स को लेके चलेंगे? हाथों की मदद से चलेंगे क्या? नहीं, लेग्स की मदद से। और कैसे चलेंगे? चलकर जाएंगे या स्विम करके जाएंगे? नहीं, तो लेग्स की मदद से वॉक करके जाएंगे। ऐसे स्नेक है सांप जो कि होल बॉडी, उसका जो पूरा शरीर ही जो है स्लाइडर मूवमेंट करता है। ऐसे बर्ड्स है जो उसके विंग्स यानी पंखों की मदद से भी वो मूव करता है और लेग्स की मदद से भी वो चलती है। विंग्स की मदद से वो फ्लाई यानी उड़ती है और पैरों की मदद से वो चलती है। ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी विंग्स की मदद से तो फ्लाई करते हैं और लेग्स की मदद से वो वॉक करते हैं। फिश है वो फिन्स की मदद से क्या करती है? स्विम करती है, यानी पानी के अंदर तैरती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इस टेबल से भी कुछ ना कुछ 1/4 या हाफ नंबर का आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है, एमसीक्यूज में बन के आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? अ जॉइंट इज एनी प्लेस इन आवर बॉडी वेयर टू बोन्स मीट। बॉडी के अंदर वो जगह जहां पे दो हड्डियां, दो बोन्स आके मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये दोनों बोन आके जहां पे मिली है उससे अपन क्या बोलते हैं? जॉइंट। जैसे ये बोन और ये बोन आके जहां पे मिली है उसे अपन क्या बोलते हैं? जॉइंट। ये बोन और ये शोल्डर की बोन जहां पे आके दोनों हड्डियां आपस में मिल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और डेफिनेशन लेकर आई बोन, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है टू बोन्स यानी दो हड्डियां जहां पे मिलती हैं उस जगह को हम बोलते हैं बोन्स। ठीक है, तो बोन यानी हड्डी क्या होती है? आप हड्डी को कैसे डिफाइन करोगे? तो बोन इज लिविंग टिश्यू। बोन क्या है? लिविंग टिश्यू है। अब आपको पता है, हमने एक बार देखा था कि हमारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल, कोशिका। यानी एक कोशिका होती है, फिर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज। और बहुत सारे टिश्यूज से यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन। तो जो टिश्यूज होते हैं दैट मेक अप द बॉडीज स्केलेटन, वो जो लिविंग टिश्यूज होते हैं वो हमारी बॉडी के स्केलेटन को बनाते हैं यानी कंकाल को बनाते हैं एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, और है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को एक जो है उसको सपोर्ट देते हैं। आप देखिए, अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं होता, एक पार्ट नहीं होता, ये एकदम कठोर। आप टच करिए, आप अपने नोज को टच करिए फिंगर से, देखिए हार्ड लग रहा है। आप फॉरहेड को टच करिए, एकदम हार्ड लग रहा है ना? ठीक है, आप यहाँ पे टच करिए, आपको हार्ड लगेगा। ये टच करेंगे, आपको हार्ड लगेगा। अगर ये हार्डेस्ट पार्ट नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा शरीर एकदम लचीला सा होता है, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, है ना? आ रही बात समझ में? जैसे आप देखते हैं कुछ प्लांट बहुत वीक होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, तो उनको एक लकड़ी की खपच्ची लगा के जो है उसको टिकाया जाता है ताकि वो जो प्लांट है स्ट्रेट रह सके, सीधा खड़ा रह सके। ऐसे अगर हमारी बॉडी के अंदर ये बोन्स नहीं होती, बोन्स का एक स्केलेटन यानी कंकाल नहीं बना होता, एक फ्रेमवर्क नहीं बना होता, तो हमारा पूरा शरीर एकदम सॉफ्ट, डेलिकेट सा, लचीला सा होता। ठीक है, कोई शेप नहीं हो पाती हमारी बॉडी की। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे जैसे बोन की डेफिनेशन में आपके चैप्टर में ऐसे नहीं है तो वो मैंने यहाँ पे लिखवाई है, आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, एज अ नॉलेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपकी बुक में जॉइंट्स के टाइप्स दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, 4 प्रकार के आपके जॉइंट्स है। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। ये चारों जॉइंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अब मैंने इनके नीचे क्या है बच्चों, इनके एग्जाम्पल लिखे। इनके अलग अलग जॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। आप चिंता ना करें, मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको याद करने के लिए, जैसा आप मेरे पैटर्न को समझ ही रहे होंगे कि मैम हमेशा थ्योरी से पहले एक चार्ट बनवा देती है, तो मैं चार्ट इसलिए बनवाती हूँ ताकि आपको ये जॉइंट याद हो जाए और साथ में इनके एग्जाम्पल भी लिख पाती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरी थ्योरी नहीं पूछी जाती है, डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाती है, केवल आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाए शोल्डर जॉइंट कौन सा जॉइंट है, तो आपको नाम याद होना चाहिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। या फिर पूछ लिया जाए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कोई एग्जाम्पल दो, तो आप दो जॉइंट एग्जाम्पल लिखे मैंने, आप बोल सकते हो शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट का एग्जाम्पल है नेक, रिस्ट एंड एल्बो। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है फिंगर्स एंड टोज। फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है स्कल बोन्स, टीथ इन सॉकेट ऑफ जॉज। ठीक है, यानी जो जबड़ों का जो सॉकेट होता है उसके अंदर जो टीथ जुड़े हुए होते हैं, ये सारे जॉइंट्स जो हैं इनके मैंने एग्जांपल लिखे हैं। हमारा फर्स्ट जॉइंट कौन सा था? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, द बॉल लाइक राउंडेड एंड ऑफ वन बोन fits into a cup-like cavity
जिसे होलो स्पेस या सॉकेट भी बोलते हैं, ऑफ द अदर बोन इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस जॉइंट के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक बॉल लाइक राउंड बोन होती है, यानी पूरा गोल एक बोन होती है, वो कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो कि एक खाली स्पेस होता है उसके अंदर जाके फिक्स हो जाती है। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है, जैसे शोल्डर है, शोल्डर का यहाँ पे एक कप लाइक कैविटी है जो कि होलो है, ठीक है, खाली जगह है, यहाँ पे एक राउंडेड बोन जो है आपकी क्या हुआ है, ये फिक्स हो गई है। तो इस तरह के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इस टाइप का जो मूवमेंट है, इस टाइप का जो जॉइंट है, वो सभी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने को अलाउ करता है। जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट देखिए ये पूरा सारे डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको पूरा क्लॉकवाइज में मूव करवा सकती हूँ, या फिर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करवा सकती हूँ, या फिर मैं इसको इस तरह से भी लेके आ सकती हूँ, इस तरह से ऊपर नीचे, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरीके से अपन उसको पूरा मूव करवा सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा और डिटेल आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, हमें भी इतना ही पढ़ना है। ओके, अब आता है हमारा पाइवोटल जॉइंट। अब देखिए ये वाला कौन सा जॉइंट होता है हमारा, द राउंड एंड ऑफ वन बोन फिक्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन। इसके अंदर क्या होता है, एक राउंड बोन होती है, ठीक है, जो हड्डी है उसका जो एक पोर्शन है वो राउंड है, और वो कहाँ पे किस तरीके से फिक्स होता है, फिक्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन, यानी जो दूसरा जो बोन है वो फिर इस तरह से रिंग्स टाइप में बनाती हुई ये जो बोन है वो इस तरह से दूसरे बोन के अंदर जाके फिक्स हो जाती है। ठीक है, और इस टाइप के जॉइंट को क्या बोला जाता है, पाइवोटल जॉइंट बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट अप एंड डाउन एंड साइडवेज। इस प्रकार का जो जॉइंट होता है वो कैसे मूव करता है, अप डाउन और साइडवेज। साइडवेज यानी चाहे हम राइट घुमाए चाहे लेफ्ट घुमाए, अप एंड डाउन। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरी गर्दन जो मेरा हैंड है वो क्या पीछे हो जाए, तो क्या पूरा पीछे हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट भी जो है कौन से क्या नाम है, पाइवोटल जॉइंट। और ये कहाँ पे होता है, हेड जॉइंट एंड हमारा नेक जॉइंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज क्या होता है, आप देखते हैं जैसे कि हमारा दरवाजा होता है, डोर, डोर जो है हम देखते हैं डोर को, एक दरवाजे को उसके जो वॉल होता है उससे फिक्स करने के लिए एक तरह से हिंज लगाए जाते हैं, जिन्हें कांच हिंदी में बोले जाते हैं। उसकी मदद से जो डोर होता है वो बंद होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, इस तरीके के। तो यहाँ पे इस जॉइंट का भी ऐसा ही कुछ काम है, इसलिए इस जॉइंट को क्या बोल दिया जाता है, हिंज जॉइंट बोला जाता है। तो द जॉइंट बिटवीन टू बोन्स दैट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, वो जॉइंट जो कि केवल वन डायरेक्शन को ही अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। आप देख पा रहे हैं, अब ये एल्बो, एल्बो का मतलब होता है कोहनी, ठीक है। अब ये वाला जो जॉइंट है हम केवल एल्बो वाला जॉइंट देखेंगे, भी हम शोल्डर का जॉइंट नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शोल्डर का जॉइंट हमारा कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि सभी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो ये हमारा होता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के सभी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, नहीं। अब देखिए एल्बो जॉइंट है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ मूव कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं इसको यूं पीछे बाहर की तरफ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। ये हमारा एल्बो जॉइंट क्या है, एल्बो क्या है, हमारा एक डोर के समान काम कर रहा है। जैसे ये एल्बो जॉइंट हमारा हिंज है, यहाँ पे कांच है, और ये हमारा डोर है, ठीक है। ये मैंने डोर को क्लोज किया एंड ये डोर को ओपन किया, तो केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना मूवमेंट। तो इस तरह के डायरेक्शन को, इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। ऐसे हमारे नी में भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि द बोन्स कैन नॉट मूव एट द जॉइंट, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। एग्जांपल, अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हैंड व्हिच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। जैसे कि एग्जांपल क्या है, हमारा अपर जॉ, अपर जॉ यानी ऊपरी जबड़ा। अब आप देख रहे हैं ऊपरी जबड़ा जो है वो हैंड से फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। आप जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो बोलते समय मेरा कौन सा जो मूव कर रहा है, लोअर जो, यानी ये नीचे वाला जो है, ये जो नीचे वाला जो जबड़ा है वो मेरा मूव कर रहा है, लेकिन जो अपर वाला जॉ है, ऊपरी जबड़ा है जो, वो मूव नहीं करता है, ये फिक्स्ड है ना, हेड के साथ। तो इस तरह के जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है,
टाइप ऑफ जॉइंट को हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है विथ एग्जाम्पल। ओके, इसमें देखिए मैंने ये जॉइंट कैसे कैसे मूव करता है वो मैंने अलग से पॉइंट लिखा है, तो आपको ये याद करने में भी आसानी होगी। मान लो आपसे पूछ लिया जाए विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, कौन सी टाइप का जॉइंट सभी डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन आ जाता है विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट अप एंड डाउन एंड साइडवेज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेड जॉइंट या फिर नेक जॉइंट। ठीक है, इस तरीके से अपन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, है ना, एक डायरेक्शन में ही जो होता है जो मूवमेंट, वो कौन सा जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखने हैं, है ना। व्हाट इज हिंज जॉइंट, व्हाट इज फिक्स्ड जॉइंट, डेफिनेशन भी आ सकती है, एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और फिर एक डायग्राम है, डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है। ओके बच्चों, स्केलेटन जो होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको पता है, कंकाल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कंकाल। और जो इन सबसे मिलकर बनता है उसको अपन बोलते हैं स्केलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्केलेटन ऑल द बोन्स इन द बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू द बॉडी। देखिए सभी बहुत सारी बोन्स होती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो जो बहुत सारी बोन्स होती हैं वो इस तरीके से मिल के एक फॉर्म बनाती हैं, एक शेप बनाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, है ना, वो एक शेप बनाती है। और इसी फ्रेमवर्क को, वो जो फ्रेमवर्क बनता है, वो जो एक शेप बनता है, वो फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज स्केलेटन, तो आप यहाँ पे आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, बोन फैट बर्थ, यानी जन्म के समय जब किसी ह्यूमन बीइंग, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, किसी छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसकी हड्डियां, उसके अंदर कितनी बोन्स होती है, 305 बोन्स होती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं, और इस तरीके से उसकी बोन्स डिक्रीज होते होते 205 तक वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से लिखा है, बोन फैट बर्थ, बोन फैट एडल्टहुड। ठीक है, दोनों में आपसे किसी में भी बोन्स पूछी जा सकती है, वो आपको याद होना चाहिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। अगर हमें हमारी बॉडी की कोई बोन की शेप देखनी है तो हम किसकी मदद से देख सकते हैं, एक्सरे की मदद से देख सकते हैं। आप देखते हैं जब कभी हम कहीं गिर जाते हैं, हमारे कुछ इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर पता करने के लिए क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे क्यों करवाते हैं, क्योंकि एक्सरे के अंदर जो है एक्स रेज जो है, एक्स किरणें जो है, वो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट तक, बोन्स तक पहुंचती है और उसकी एक तरह से फोटो निकाल के ले आती है और उसका एक फिल्म के ऊपर आ जाता है, जिसको हम देख सकते हैं कि बोन कहाँ से फ्रैक्चर हुई है ना, कहाँ से एकदम ठीक है नहीं है, ठीक है, तो वो हम एक्सरे की मदद से पता कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आता है कि जो स्केलेटन है उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके बुक में, कार्पल्स, रिब केव, बैकबोन, शोल्डर बोन, पेल्विक बोन्स एंड स्कल। ओके, ये सारे अगर आपसे पूछा जाए, है ना, केवल आपके बुक में ऐसे पार्ट्स दे रखे उनका और उनका थ्योरी दे रखा है, लेकिन मैंने पहले सारे पार्ट्स को यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये पता हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटन के हमारे कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे एक एक पार्ट का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा कार्पल्स। क्या होता है ये, कार्पल्स आर स्मॉल बोन्स, ये बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं दैट मेक अप द रिफ्ट, यानी ये जो हमारी कलाई होती है, आप देखते हैं जो कलाई हमारी किस तरह से मूव कर लेती है, तो ये जो हमारी बोन, जो हमारी आर्म की बोन है, और ये जो हमारी रिफ्ट, ये जो हमारी हथेली है, जो पाम बोन है, उसको जो जोड़ने में यहाँ पे जो ये जॉइंट होता है, उस जॉइंट पे यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, रिफ्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल, और या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रिफ्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स नॉन एज कार्पल्स। ठीक है, अब आता है हमारा रिब केज। रिब केज क्या होता है बच्चों, रिब केज समझने से पहले हमें रिब्स के बारे में समझना होगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चेस्ट के आगे यहाँ पे अगर आप इस तरह से फील करके देखेंगे तो आपको है ना इस तरह से बोन्स नजर आएंगी। ठीक है, जो बिल्कुल पतले होते हैं ना, तो पतले बच्चों के अंदर तो बिल्कुल एकदम से नजर आती है वो, है ना, तो हमारे आगे और वो पीछे तक जाती है, जिन्हें हम हिंदी में पसलियां बोलते हैं, तो इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिब्स। तो अगर आपसे पूछा जाए रिब्स क्या होती है, तो रिब्स आर अ सेट ऑफ कर्व्ड बोन्स। रिब्स क्या है, पूरे कर्व्ड बोन्स का एक सेट होता है, ठीक है, दैट फॉर्म द रिब केज, और वो एक तरह से पिंजरे के नुमा एक तरह से पूरा रिब केज वो बना लेता है। ठीक है,
रिब्स की जो डेफिनेशन है वो आपके बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एज अ नॉलेज होने के लिए लिखवाई है, जो कि आपको लिखना है ना। रिब केव्स क्या होता है? रिब्स जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन। जो रिब्स होती है वो आगे चेस्ट बोन से बैक बोन तक वो जॉइन होती है, उसको तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो वो एक बॉक्स नुमा संरचना बना लेती है, उसको अपन बोलते हैं रिब केव्स। दिस इज कॉल्ड द रिब केव्स। 12 into 2 इज इक्वल टू 24। और ये कितनी होती है? एक तरफ एक फैट में ये 12 होती है, तो जो दोनों फैट होंगे उसमें टोटल कितनी होगी? 24 रिब्स हो गई, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन। और ये हमारे जो रिब केव है वो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको हमारे प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन कौन से? लंग्स एंड हार्ट, इन दोनों को ये हमारे रिब केव प्रोटेक्ट करके रखती है। अब कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है? देखिए, जैसे कि कभी कभार आपने देखा है कि हम आगे की तरफ एकदम गिर जाते हैं, है ना। गिरने से क्या होता है, हमारे आगे हमारे यहाँ पे हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, तो वो कहीं खराब ना हो जाए, उनको कुछ हार्म ना पहुंचे, तो उसके लिए जो रिब, जो हड्डियों का बना हुआ एक यहाँ पे हमारे लगा हुआ है, वो हमें एक तरफ से प्रोटेक्ट करके रहता है, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा आता है बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? आपने कभी पीछे अपने इस तरफ यूं हाथ करके देखोगे आप, तो आपको छोटी छोटी से कुछ आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगी, है ना। यहाँ से सर से लेके पूरा नीचे तक हमारा एक होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी क्या होता है वो, ठीक है। छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें यहाँ पे आप फील करोगे, तो वही हमारी बैकबोन है। बैकबोन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। जैसे मैंने बताया था कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, इन छोटी छोटी हड्डियों को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। और इस पूरी एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैकबोन, ओके। टोटल वर्टिब्रा कितने हैं? 33 टोटल वर्टिब्रास है। सॉरी। द रिब केव इज जॉइंट टू दीज बोन्स। और ये जो रिब केव होता है, यानी आगे से एक जो बोन जाती है वो पीछे के एक एक इन 33 जो बोन्स उनसे आगे जा मिलती रहती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है शोल्डर बोन। शोल्डर बोन क्या करता है? इट इज पार्ट ऑफ द बॉडी टू विच आर आर्म्स आर अटैच। ये हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे आर्म्स यानी भुजाएं आके अटैच होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन बोलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, बैकबोन के बारे में मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि जो हमारी बैकबोन है उसी पे ही हमारा एक तरह से पूरे बॉडी का बैलेंस बना हुआ है ना, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि जब है ना हमें बहुत ज्यादा फिर झुक्के में देखती हूँ, कई बच्चे जो होते हैं जब वो लिख रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा फिर गर्दन झुका के लिख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्दन झुका रहे हैं तो आपके बैकबोन में जो है प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इसलिए हमें हमारे पोस्चर का पूरा ध्यान रखना है। हमें लिखते समय बिल्कुल हमारी गर्दन यूं ही रहनी चाहिए, ठीक है। पढ़ते समय यूं नहीं बिल्कुल यूं पढ़ रहे हैं, है ना। आजकल जो है मोबाइल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर भी बच्चे बिल्कुल यूं होते हैं, तो इस तरह से हमारी जो बैकबोन है उस पर हमारा बहुत ज्यादा एक गलत इफेक्ट आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। इसलिए प्लीज आप बैठते समय, चलते समय, खड़े होते समय आप प्लीज अपने पोस्चर का पूरा अच्छे से ध्यान रखिए। बिल्कुल स्टैंड बाय होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट हमारा पोस्चर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ओके बच्चों, ठीक है। अब हमारा आता है पेल्विक बोन्स। क्या होता है ये? द बोन्स विच एंक्लोज द बॉडी पार्ट बिलो द स्टमक। जो हमारे स्टमक के नीचे का जो पूरा पोर्शन होता है, ठीक है, उससे अपन बोलते हैं पेल्विक बोन्स, जिसके अंदर हिप्स वगैरह जो अपन देखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर। और जो स्कल है जिसे अपन खोपड़ी बोलते हैं, ये बहुत छोटी छोटी बोन से मिलके ये पूरा बना हुआ होता है। इट एंक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन ऑफ द बॉडी। और इस ब्रेन स्कल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का जो कि ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कितनी बार आप सर के बल गिर गए होंगे, आपका सर एकदम दीवार पे जाके भिड़ गया होगा, है ना, बहुत तेज लगता है, तो लेकिन हमारा जो इस स्कल के अंदर जो हड्डी का पूरा ये बना हुआ है, इसके अंदर एक ब्रेन है, जो ब्रेन से ही हमारा पूरा बॉडी काम कर रहा है ना। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू। अपन बोलते हैं ना, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर भी वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हमारा ब्रेन भी नहीं होगा, तो ब्रेन अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा तो हमारा पूरा बॉडी भी वर्क नहीं करेगा। तो इस ब्रेन को एक बहुत ही अच्छे बॉक्स के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और उस बॉक्स को क्या बोला गया है? स्कल बोला गया है, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो
हमारी सारी जो बोन्स हैं जो हमारे, और उससे पहले जो हमने जॉइंट्स बने, ये बोन्स और ये जॉइंट्स मिला के हमारा क्या बनाता है, स्केलेटन बनाता है। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके बच्चों, कुछ कुछ डेफिनेशंस मैं आगे से आपके लिए लेकर आई हूँ, वो आपको लिखना है, क्योंकि क्या होता है कई बार डायरेक्ट एक वर्ड होता है लेकिन उसके बारे में डिस्क्राइब इतना नहीं किया होता है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो और अगर आपसे पूछ लिया जाए और अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाए तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक एक चीज को अलग अलग, तो आपको भी कॉपी के अंदर इस तरह से लिखना है। ओके बच्चों, और साथ में जो इनके डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स भी आपको बनाना आना चाहिए। मस्कुलर सिस्टम, जैसा कि बच्चों मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि जब हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने 5 टाइप्स की जो है बोन्स उसके अंदर जो सिस्टम में होती हैं उनके बारे में हमने देखा था, है ना। हमने पेल्विक बोन्स के बारे में देखा था, शोल्डर बोन, स्कल, बैकबोन, और इस तरह से हमने देखा था, ठीक है। तो हमने ही कहा था कि जो स्केलेटन है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक बोर्ड पे एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, मस्कुलर सिस्टम। अब ये मस्कुलर सिस्टम क्या है, अब आप देखते हैं जैसे कि हमने ये कहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि जो हमारी ये क्या है, एक पूरी आर्म की एक ये बोन है ना, इसको हम ये टच करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो हमें एकदम हार्ड एक टफ सी हमें बोन नजर आती है, लेकिन उसके ऊपर हम ये देखते हैं तो बहुत ही हमें सॉफ्ट सी चीजें नजर आती है, यही हमारी क्या है, मसल्स है। तो ये इसके बिना हमारा बॉडी जो है अधूरा है, मसल्स के बिना हमारा बॉडी जो है अधूरा है, मसल्स के बिना ये जो बोन्स है वो भी काम नहीं करती। और आप ये थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर मसल्स नहीं होती, केवल बोन्स होती, तो क्या हम काम कर पाते, क्या हम उठ पाते, क्या हम बैठ पाते, क्या हम हमारी जो सारी डेली की जो एक्टिविटीज उनको हम अच्छे से कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। जैसे आप अपने ईयर पे अगर आप टच करके देखेंगे तो ये कितना सॉफ्ट है हमारा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड आ जाता है ना, फिर और ज्यादा अंदर देखते हैं तो ये हमारे हार्ड पोर्शन आते हैं, कुछ सॉफ्ट पोर्शन हमारे बॉडी में होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके जो है हमारे पूरी एक बॉडी बनाती है, पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले मसल्स क्या होती हैं। तो मसल्स क्या होती हैं, मसल्स आर प्रेजेंट ओवर द बोन्स ऑफ द बॉडी। मसल्स जो होती है वो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। मसल्स हेल्प बोन्स एट जॉइंट्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। मसल्स का में हेल्प करती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको मूवमेंट करने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स जो है पेयर्स में वर्क करती हैं। अब पेयर में कैसे वर्क करती है वो देखिए, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जब कोई भी एक जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो क्या करती हैं, पुल होती हैं। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और जो दूसरी मसल होगी वो क्या होगी, रिलैक्स पोजीशन में होगी। जब एक कॉन्ट्रैक्ट में है तो दूसरी रिलैक्स में होती है। जैसे आप अपने हाथ को यूं करके आप देख रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है, रिलैक्स। जब आप यूं करते हैं तो क्या होता है, एक रिलैक्स होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसी तरह से सेकंड पोजीशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब हम हमारे बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, द रिलैक्स्ड मसल, जो पहली वाली पोजीशन में जो मसल रिलैक्स हुई थी वो इस वाली पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट होगी, और इस वाली पोजीशन में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो सेकंड पोजीशन में क्या होगी, रिलैक्स होगी। इसी तरह से एक मसल रिलैक्स होगी तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, पहली वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सेकंड वाली रिलैक्स होगी। इस तरीके से ये पेयर में काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आपको अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा बॉडी किनसे मिलके बना है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो 2 टाइप के सिस्टम से मिलके बना है। एक हमारा स्केलेटन सिस्टम जिसके अंदर पूरी बोन्स आती है, और एक है हमारा मस्कुलर सिस्टम जिनके अंदर मसल्स आता है, कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है। जैसे एक बोन और दूसरे बोन का जो जॉइंट होता है उसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों सिस्टम से मिलकर पूरा हमारा बॉडी बनता है। ओके बच्चों, अब हमारे क्या है, आपके एनसीईआरटी की बुक में आपके चैप्टर में कुछ एनिमल्स हैं जिनके भी बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में, उनके स्केलेटन के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट हमारा आपके इसमें एनिमल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, केचुआ। क्या बोलते हैं, केचुआ, ठीक है। और अर्थवॉर्म को
आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, यानी किसान का मित्र भी बोला जाता है, ये आप लिख सकते हैं। तो अब अर्थवर्म की तरफ देखिए, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अर्थवर्म बनाया है ना। जैसे बारिश के मौसम में देखते हैं अपन, बारिश के मौसम में हमें जमीन के ऊपर ऐसे मरे हुए अर्थवर्म बहुत सारे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब जमीन के अंदर पानी भर जाता है और कभी जब पानी बाहर आ जाता है, ठीक है, नालों में से खेतों में से पानी बाहर आ जाता है बह के, तो उनके साथ में अर्थवर्म भी बाहर सड़कते आ जाते हैं। रोड पे तो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली पिंकिश कलर के होते हैं अर्थवर्म, स्किनी कलर के होते हैं, तो कभी आपको रोड पे ऐसे दिखे तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड। जो अर्थवर्म होती है उसकी बॉडी कैसी होती है? रिंग्स की बनी हुई होती है, यानी ऐसा नहीं है वहाँ पे रिंग्स का मतलब अंगूठी नहीं होती है, इस तरीके से है ना, एक एक रिंग टाइप में इसकी पूरी बॉडी ऊपर से लेके पूरी नीचे तक एंड तक इसकी बॉडी रिंग फॉर्म में बनी होती है, ठीक है। इट डज नॉट हैव बोन्स, इसके अंदर कोई बोन नहीं पाई जाती। आपने देखा है ना, वो बिल्कुल ऐसे रेंग के चलते हैं, तो रेंग के कैसे चल पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई बोन नहीं होती। अगर बोन होती तो रेंग नहीं पाते। आ रही है आपको बात समझ में? इट हैज मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इनके अंदर मसल्स होती है, इनकी बॉडी काहे की बनी होती है? मसल्स की बनी होती है, जो अपनी बॉडी को शॉर्टन और रिलैक्स करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसका मूवमेंट कैसा होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, सबसे पहले ये अपनी बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, यानी जो आगे का जो भाग होता है इसका, है ना, जैसे मान लीजिए अर्थवर्म है, इसका ये जो आगे का भाग होता है पहले उसको ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, एक्सटेंड करता है, कीपिंग द रियर पोजिशन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। और आगे का और ये क्या करता है? बॉडी पे फिक्स कर देता है। Then it fix the front end and release the rear end। और जो उसका पीछे का एंड होता है उसको रिलीव करके रखता है, यानी आगे का इस तरह से ग्राउंड पे फिक्स होता है और पीछे को इस तरह से उठा हुआ होता है। फिर बाद में क्या करता है? सेकंड पोजीशन में ये क्या करता है बताइए? सेकंड पोजीशन में ये आगे के पोर्शन को जो है उठा लेता है, पीछे के पोजीशन को इस तरह से यूं ग्राउंड पे फिक्स कर लेता है। इस तरह से उसका मूवमेंट जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। आधी बात आपको समझ में? अब इसी प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। कभी आपने देखा है कि जैसे मटर की फली वगैरह में लट्टे वगैरह होती है ना, उनके मूवमेंट को कभी देखना, वो एक तरफ वो पहले अपने जो बॉडी होती है उसको फिक्स करती है, फिर उठाती है, फिर फिक्स करती है, इस तरह को खसकती इस तरह से मूवमेंट करती है। तो इसी तरह से अर्थवर्म का भी कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट जो है वो रिपीट होता रहता है। तो रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। और ये सबसे इजीली किसके ऊपर चल पाता है? मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर ये आराम से ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन शो करके आराम से अपना मूवमेंट करता है, ठीक है। इस बॉडी सिक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अब ये क्या है? मिट्टी के ऊपर आसानी से इसको चलने में हेल्प कौन करता है? अभी हमारे तो पाँव है ना, आपने देखा है बहुत सारे एनिमल्स उनके भी पाँव है, ठीक है, उसके अनुसार वो चल लेते हैं, लेकिन इनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनके बॉडी से कुछ फ्लूइड जो है वो सिक्रेट होता है, स्लिमी सा चिपचिपा सा फ्लूइड जो है सिक्रेट होता है, जो कि सॉइल के ऊपर उसको मूव करने में आसानी देता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल, जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो बाहर निकले हुए होते हैं। जैसे कि ये इसकी अर्थवर्म है, ठीक है, इसके ऊपर इतने छोटे छोटे से हेयर लाइक ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको मूव करने में आसानी होती है, ठीक है। दीज आर कनेक्टेड विद मसल। और ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं इनकी मसल्स से क्या होते हैं? एकदम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ब्रिस्टल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और ये ब्रिस्टल क्या करते हैं? ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में आसानी करते हैं, ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में इनकी हेल्प करते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कभी हम ऑयल अगर हमारे फर्श पे गिरा होता है तो उसके ऊपर हम नहीं चल पाते, हम स्लिप हो जाते हैं। पानी फर्श पे गिरा होता है हम स्लिप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो पाँव है और जो हमारा ग्राउंड है उसके बीच में ग्रिप नहीं बन पाती है, तो हम स्लिप हो जाते हैं, हम अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जो बेचारे अर्थवर्म है इनके पास तो कोई पाँव भी नहीं है, कोई हाथ भी नहीं है जिनसे सपोर्ट ले ले, तो इनके लिए जो है ईश्वर ने परमेश्वर इनकी बॉडी में ब्रिस्टल्स बना दिए हैं, जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि मसल्स पे अटैच होते हैं और जो कि ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट वेट थ्रू द सॉइल। अब इसका फूड क्या है? जब ये मिट्टी के अंदर ही रहता है तो मिट्टी के द्वारा ये अपना फूड लेता है। इट्स बॉडी देन थ्रोस अवे द अनडाइजेस्टेड
पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स, और वो जो खाता है उसका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर ही वो थ्रो कर देता है। अब यहाँ पे मैंने आपको जब ये अर्थवर्म का टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने बोला था कि इसको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, यानी किसान का मित्र। क्यों बोला जाता है? इसी कारण कि जो ये अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉइल के अंदर थ्रो कर देता है, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो उस मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो अर्थवर्म है वो मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट होते हैं उनको भी खा लेता है, जिससे कि मिट्टी जो है खराब नहीं होती है, उस मिट्टी के अंदर जो क्रॉप होती है वो भी खराब नहीं होती है। ओके बच्चों, तो इसीलिए ये किसान का मित्र होता है, किसान की ये इनडायरेक्टली में इसकी बहुत हेल्प करता है। स्नेल क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। इट कैरीज द राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन इट्स बैक, दिस इज कॉल्ड द शेल। इसके जो पीछे बैक साइड में एक राउंड स्ट्रक्चर होती है, गोल सा होता है, वो हार्ड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ये स्नेल का आउटर स्केलेटन है। आपको ध्यान हो तो जो स्केलेटन के अंदर हमने देखा था कि जो बॉडी के अंदर होता है उन्हें हमने इनर स्केलेटन बोला था, और जो बॉडी के बाहर होता है उन्हें हमने आउटर स्केलेटन बोला था। ठीक है, तो ये शेल जो है वो इनकी बॉडी से बाहर है, ऊपर पीछे पीठ की तरफ है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आउटर स्केलेटन। परंतु बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, परंतु ये हड्डियों से बना हुआ नहीं होता है। ओके, द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक सिंगल यूनिट है और ये जो शेल है वो इसके इधर से उधर मूवमेंट करने में कोई हेल्प नहीं करता है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। क्या होता है? एक थिक स्ट्रक्चर और जो हेड होता है स्नेल का वो इस शेल में से एक ओपनिंग के द्वारा बाहर आ जाता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट फुट, और इसका जो थिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? इसके फुट है, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, जो कि इसके फुट काय के बने होते हैं? बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कई बार ये हमें कहाँ पे मिलता है? गार्डन्स में, और ऐसे बहुत सारे पेड़ों की पत्तियों के इनके बीच में ये मिलते हैं। ठीक है, तो ये शेल जो है इसमें से अलग भी हो जाता है। ओके बच्चों, ये स्नेल के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच जो है उससे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं उसको देख के, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता कॉकरोच खुद उनसे देख के डर रहा है, तो इसलिए आगे से हमें कॉकरोच को देख के डरना नहीं है ना। दे वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। जो कॉकरोच होते हैं वो वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, इनके जो है कितने पेयर्स होते हैं लेग्स के? 3 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, उनके लेग्स के 3 पेयर्स होते हैं। दीज हेल्प इन वॉक, और ये जो तीनों पैर होते हैं वो इनको काई में मदद करते हैं? वॉक करने में। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इनकी बॉडी पे भी एक आउटर स्केलेटन होता है वो कि हार्ड होता है। दिस इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स joined together and that permit movement 2 pairs of wing attached to the body behind head। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स जो कि आपस में ज्वाइन होके बना होता है, और ये मूवमेंट करने में को एक तरह से मदद करता है। और इसके जो 2 पेयर होते हैं विंग्स के, क्योंकि देखो हमने बोला है कि वो फ्लाई भी कर सकते हैं। फ्लाई कब करेगा? जब उसके पास विंग्स होंगे। जो उसके फुट है वो तो उसको चलने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जो विंग्स होंगे वो उसको फ्लाई करने में मदद करेंगे, और वो कहाँ पे होते हैं? बिहाइंड हेड, यानी हेड के पीछे। ठीक है, दे हैव डिस्टिंक्ट मसल, और इनके अलग अलग मसल्स होती हैं। फर्स्ट है नियर द लेग फॉर वॉकिंग, पैरों के पास में भी होती है जो कि वॉक करने में उनको मदद करते हैं। सेकंड मूव द विंग्स, और विंग्स को मूव करने में मसल्स मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बर्ड्स। बर्ड्स को तो बहुत अच्छे से आपने देखा है। दे कैन फ्लाई, वॉक एंड स्विम। जो बर्ड्स होती है वो फ्लाई भी कर सकती हैं, स्विम भी कर सकती है, जैसे डक और स्वान हम देखते हैं, है ना, वॉक भी करती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेरी फिटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स उड़ कैसे पाती है? क्योंकि उनकी बॉडी उस उड़ने के लिए एकदम सुटेबल होती है। देयर बोन्स आर होलो, है ना, मेन यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये उड़ क्यों पाती हैं, क्योंकि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं और हल्की होती हैं। ठीक है, द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो इनके हिंड लिम्स की जो बोन्स होती हैं वो वॉकिंग करने में और पर्चिंग यानी बैठने में उनकी हेल्प करते हैं। द बॉडी पार्ट्स ऑफ द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, और जो 4 लिम्स की जो बोन्स होती है वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है।
शोल्डर बोन फॉर स्ट्रॉन्ग, इनके जो शोल्डर यानी कंधे की जो बोन होती है वो बहुत मजबूत होती है। ब्रेस्ट बोन फॉर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, और जो ब्रेस्ट बोन होती है वो इस तरह से मॉडिफाइड होती है मसल्स के, जो कि फ्लाइट करने में यानी उड़ने में जो है उनकी मदद करती है और उनको अप डाउन विंग्स को जो है अप डाउन करने में उनकी हेल्प कौन करती है, ब्रेस्ट बोन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिश। फिश भी आपको सबको पता है मछली जल की रानी है ना। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body। जो फिश का जो हेड और जो टेल पोर्शन होता है वो मिडिल पोर्शन के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। ठीक है, द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स, जो बॉडी दोनों तरफ से होती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, और जो फिश की बॉडी जो शेप होती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन यानी बिल्कुल चपटी होती है वो। ठीक है, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल, जो फिश का जो स्केलेटन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुगेदर टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जब स्विम इन्हें करना होता है, जब वो इन्हें तैरना होता है, तो जो बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, जो बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है वो एक तरफ से जो है कर्व्ड शेप में आता है और दूसरी तरफ से जो टेल होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाती है। मतलब अगर इस तरफ से कर्व्ड है तो टेल जो है वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड, और तुरंत जो है बॉडी की जो टेल है वो दूसरी साइड में हो जाएगी। इस तरह से बॉडी की जो टेल है वो कभी इस साइड कभी इस साइड कभी इस साइड, तो इस तरीके से जो है फिश को स्विमिंग करने में हेल्प होती है। ठीक है, दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, और ये जो है इसके फिन्स भी होते हैं फिश के अंदर। ठीक है, उनकी मदद से ये स्विम कर पाती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये पूरा एक तरफ से थ्योरी पोर्शन ही है। ये जो पैराग्राफ हमने जो लिखे हैं वो आपको एविडेंस याद करने होंगे। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ट्रिक बता दो या क्या है ना। तो ये तो आपको एविडेंस बच्चों याद करने ही होंगे। कोई ना कोई एक एनिमल का जरूर पे पूछ लिया जाता है, सारे तो नहीं पूछते, कोई ना कोई एक एनिमल का जरूर पूछा जाता है, तो वो आपको याद करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहूंगी कि आप एक बार लिख लेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से लिखना है। इसके आगे का एक और एनिमल बचा है हमारा स्नैक, जो कि हम अभी करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अब हम स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्नेक क्या होता है, जैसे कि सभी को पता है। ठीक है, सब बहुत डर जाते हैं उससे। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। बैकबोन क्या होता है हमें पता है। तो स्नेक्स के पास में बहुत लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और उनकी जो मसल्स होती है वो बहुत ही थिन होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, और वो एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड रहती है। मसल ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। जो मसल्स होती हैं वो बैकबोन से भी कनेक्ट होती है, रिब्स से भी कनेक्ट होती है और स्किन से भी कनेक्ट होती है। ठीक है, द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप। जो स्नेक है उसकी जो बॉडी है वो बॉडी कर्व लूप के अंदर बनी होती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश, और जो हर एक लूप है वो उसको फॉरवर्ड की तरफ यानी आगे की तरफ पुश करने में मदद करता है। ठीक है, बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, यानी अगर वो ग्राउंड के ऊपर ही वो चिपका रहेगा तो नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो जो उसका लूप है वो ग्राउंड के ऊपर आगे की तरफ पुश करने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, फिर इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मैनी लूप, चूंकि इसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, इसलिए उसकी बॉडी में बहुत सारे लूप प्रेजेंट होते हैं। एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन, और ये जो लूप होते हैं वो इनको जो है ग्राउंड के ऊपर आगे की तरफ पुश करने में मदद करते हैं, और ये इस तरह से बहुत ही फास्ट ये मूव करते हैं, परंतु ये स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूव नहीं करता है। आपने देखा होगा जो स्नेक है वो हमेशा इस तरह से मूव करता है ना, जिगजैग मोशन में, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करता है। तो बस स्नेक का इतना ही था बच्चों, है ना। जैसा कि है आपके ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर के अंदर कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा हो नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, और अगर समझ में भी आया तब भी आप लिखिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को, अपने भाई बहनों को शेयर करिए कि यहाँ पे इस चैनल पे 6, 7, 8 की साइंस की वीडियोस आती हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।